गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अपना थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उधर चल ही रहा है। मैंने सोचा कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो भी आपका स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से अपन ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स जो है प्रज्ञान सीरीज के वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को भी यहाँ पर आराम से स्टडी कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छा चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज हो गया अब, क्योंकि एनएमसी ने जब से सिलेबस अपडेट किया है तो एक्चुअल में क्या हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया है। इस वजह से रिमेनिंग जो चैप्टर्स बचे हैं, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और अब इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप नोट्स वगैरह साथ के साथ बनाएं और नंबर ऑफ क्वेश्चन साथ के साथ लगाते रहेंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में क्या पढ़ना होता है, इसमें हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो पहली बात आपको इसमें देखना होता है द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन studied in this chapter। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो सम रिएक्शंस, उनको ही हम इसमें स्टडी करते हैं। सम रिएक्शंस नेवर गो फॉर कंप्लीशन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक्चुअल में कंप्लीट होती ही नहीं है, वो हमेशा चलती ही रहती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और उन्हीं में केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जो होता है वो दो तरह का होगा। केमिकल तो पढ़ ही रहे ना अपन। इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरह का होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट्स में चेंज होता है। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंज, और आप बोल सकते हो स्टेट। ठीक है, और यहां जो है यहां केमिकल में होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल चेंज और स्टेट। क्लियर है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। अपने पास में है H2, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये H2 वेपर फॉर्म में बन जाए, ठीक है, या सॉलिड से लिक्विड बन जाए। ठीक है, हम लिक्विड से सॉलिड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सब्सटेंस थोड़ा ना चेंज हुआ, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। पहले लिक्विड था, अब सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, मतलब इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। जैसे अपने पास में है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI गैस। तो यहां एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां सब्सटेंस ही चेंज हो गया। हाइड्रोजन गैस थी, आयोडीन था, और बन क्या गया, हाइड्रोजन आयोडाइड।
अभी दोबारा इसका बनना थोड़ा मुश्किल है, यदि मैं इसको रिवर्सिबल कर दूं तो ये बनेगा ही नहीं, इरिवर्सिबल कर दूं तो। क्लियर है? तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ें। नाम लिख देते हैं मैंने, टेंशन में आ जाओ तुम कि क्या कर रखा है ये। चलो अब मैं बताता हूं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें हम दो कैटेगरी देखेंगे। पहले कैटेगरी देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले देखेंगे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी देखेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी कैटेगरी आपकी ये है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस होती है ना इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ये केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, इसे हम इन्हें बोल सकते हैं कि वन डायरेक्शनल रिएक्शंस, या ऐसा बोल सकते हो आप कि दीज रिएक्शंस proceed only in single direction। और वो कौन सा होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। और ये जो होती है ना रिवर्सिबल, ये दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है। तो हम इसमें लिखेंगे दिस कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। फॉरवर्ड as well as backward। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। इनमें क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स कंप्लीटली। बट प्रोडक्ट्स कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। जबकि यहां ऐसा नहीं होता।
यहां पे क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। इसके बाद और इसमें क्या हो सकता है और आपको ध्यान में रखना है, ये वाली जो रिएक्शंस होती है ना, इनमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो थर्ड बात इसमें ये होती है। तीसरी बात अपन को ध्यान में रखने वाली है कि these reactions don't achieved equilibrium। इनमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें हो जाता है। these reactions achieved equilibrium। चौथी बात, इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सिंगल एरो से। तो सच रिएक्शंस represented by सिंगल एरो, और वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, बट इनमें डबल एरो से करते हैं अपन। सच रिएक्शंस represented by डबल एरो। और डबल एरो कैसे होंगे? इसमें ऐसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं अपन। आगे क्या बात समझ में? अब इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन एग्जांपल्स पे बात करेंगे कि रिवर्सिबल के कौन से होते हैं और इरिवर्सिबल के कौन से होते हैं। देखिए, इनमें पहली जो रिएक्शंस होती है वो हो सकती है पीपीटी रिएक्शंस, यानी जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शंस, पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शंस कौन सी हो सकती है? जैसे अपने पास में है AgNO3, इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई NaCl से, तो यहां बन जाएगा AgCl का व्हाइट पीपीटी और साथ में NaNO3। तो ये क्या है? पीपीटी। अब पीपीटी बन गया तो अब ये वापस नहीं आ सकता रिएक्शन करके, क्योंकि तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी इसमें हो सकती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे अपने पास में है HCl प्लस NaOH। अब ये क्या करेगी? NaCl यानी सॉल्ट बन जाएगा
प्लस H2। अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह कुछ रिएक्शंस है, जैसे ट्वाइस KClO3, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये बनाता है ट्वाइस KCl प्लस 3O2, ये वापस बैक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस, जैसे कुछ रिएक्शंस और है, जैसे मैं ये कर दूं 4th नंबर पे, रिएक्शन इन ओपन वेसल, जैसे ये है CaCO3, इसको गर्म किया तो CaO प्लस CO2। अब यदि ओपन वेसल है तो होगा क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाएगी। यदि ओपन नहीं होता, वेसल क्लोज होता, तो ये इसके साथ रिएक्शन करती और वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देती। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमने किस में रख दिया, ओपन वेसल में रख दिया, मतलब CO2 जैसे ही बनेगी बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें होमोजेनियस। होमोजेनियस, तो इसमें होता क्या है होमोजेनियस में, इसमें क्या होता है कि फिजिकल स्टेट्स जो होती है ना वो सेम रहती है। तो इसमें लिख सकते हो आप ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, केवल एक ही फेज क्या है, प्रेजेंट रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो अपन एग्जाम्पल की देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं ठीक है। ये हमारा क्या हो सकता है, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। जैसे अपने पास में है तो ये भी होमोजेनियस का हो सकता है, बट ये सब किस में है, गैसियस फेज में। तो मैं यहां लिख सकता हूं इन गैसियस फेज, ठीक है। दूसरा अपन ले सकते हैं यहां पे इन लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने पास में है C2H5OH लिक्विड प्लस CH3COOH लिक्विड, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, तो ये बनाएंगे एस्टर, तो इसे एस्टरिफिकेशन बोलेंगे हम। तो यहां बन जाएगा C2H5COOCH3 प्लस H2 एंड बोथ आर लिक्विड, तो लिक्विड फेज में हो गया। सॉलिड फेज में हम कर सकते हैं इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में जैसे अपने पास में है कार्बन और इसकी ग्रेफाइट फॉर्म है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डायमंड फेज में, डायमंड एलोट्रोप में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा ही इस रिएक्शन को हम क्लोज वेसल में करेंगे तो क्या होगा, तो इसे हम बोल देंगे हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब होगा टू स्टेप्स जो है वो प्रेजेंट होगी, टू फेजेस, टू और मोर देन टू। आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे अपने पास में है इनक्लोज्ड
वेसल, और इसमें क्या ले लिया आपने, CaCO3 सॉलिड, और इसको गर्म किया तो ये बनाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब यहां देखो, कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, लेकिन CO2 इसमें गैस है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनियस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए चीजों को समझ सकते हैं। या ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि ये हमेशा ओपन में होता है, ओपन वेसल में होगा, और ये हमेशा क्लोज्ड में होगा, क्लोज्ड वेसल में होगा। ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताएं, ये थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, और आप इसे फटाफट लिखें। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके बारे में आपको पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है, वो आपको पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें एक रिएक्शन लेंगे रिवर्सिबल, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है उन पे वर्क करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन ली R1 प्लस R2, और ये हमको दे रहा है P1 प्लस P2। ये केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सिंबल मैंने लगाया, इसका मतलब रिवर्सिबल है। तो इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ये बता सकते हो कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यानी इनिशियल स्टेज स्टार्ट होने वाली है, तो ये नहीं होगा, ओनली ये रहेगा। क्लियर है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया कि इनिशियली only R1 and R2 are present। इनिशियली क्या होगा, केवल और केवल R1 और R2 ही रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि R1 R2 रिएक्शन करेंगे, P1 P2 बनाएंगे, एज वेल एज P1 P2 रिएक्शन करेंगे और R1 R2 बनाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो when R1 and R2 react, they form P1 and P2। As soon as P1 and P2 react and form R1 and R2। क्लियर है, R1 और R2 रिएक्शन करेंगे, P1 P2 बनाएंगे, और P1 P2 रिएक्शन करेंगे, वापस क्या बनाएंगे, R1 R2। सेकंड स्टेप आपको ये ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इनिशियली ये रिएक्शन चलेगी, तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये RF और ये हो गया RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इनिशियल में ये वाली जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, जो रेट है वो ज्यादा होगी,
और इसकी कम होगी, और धीरे धीरे ये डिक्रीज होगी और ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन decreases and rate of backward reaction increases। क्लियर है? अब चौथी मेन बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है, जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी तो वो ही कंडीशन इक्विलिब्रियम है। When rate of forward reaction and rate of backward reactions become equal, then this form of reaction is known as chemical equilibrium। क्लियर है? देखिए क्या लिखेंगे इसके लिए, when rate of forward reaction will become rate of backward reaction, then reaction will attain इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि क्या क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात, concentration of reactants should be equal to concentration of products, or we can say that reactants and products both should have constant concentration। दोनों का concentration क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं at equilibrium rate of forward reaction should be equal to rate of backward reaction, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products are constant और इक्वल। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पहचान है किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देखें, नोट्स को बनाएं और बार बार इन चीजों को रिवाइज करके देखें। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे के जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और अपने दोस्तों के बात भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता चल सके। थैंक यू।